हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी प्री 2025 की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। ये जो टॉपिक है वो हमारे प्री के सिलेबस में यूनिट 3 जिसमें इंडियन ज्योग्राफी है उसके अंदर ये टॉपिक 2024 में नया ऐड हुआ था। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम पहले वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो 2024 में नए जुड़े हैं, या तो हम वो टॉपिक पहले कंप्लीट करेंगे जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये रिवॉल्यूशन क्यों आया, भारत में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो 1943 में जो है वो बंगाल में अकाल आया था। अब ये अकाल क्यों आया होगा, तो हमको सबको पता है कि अंग्रेजों की भू राजस्व नीति ने किसानों की स्थिति को बहुत ज्यादा खराब कर चुके थे, टैक्स बहुत ज्यादा लेते थे। ठीक है, भू राजस्व नीतियां ऐसी थी कि जिसके कारण उत्पादकता बहुत कम हो गई थी खेतों की। तो अकाल आया और इस अकाल ने लगभग 40 लाख लोग नॉर्थ ईस्ट के जो है वो मारे गए थे। दूसरा, फाइनेंस नहीं था, किसानों के पास पैसा ही नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके खेती में ज्यादा। पुरानी ट्रेडिशनल तकनीकों का प्रयोग कर रहे थे, कोई ट्रैक्टर वगैरह तो था नहीं, वही हलों का प्रयोग किया जा रहा था। ना तो कोई अच्छे बीज थे, प्रोडक्टिविटी भी बहुत लो थी क्योंकि उस टाइम पे मानसून पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। ठीक है ना, कोई सिंचाई के साधन नहीं थे उस समय। तो और भी इसके कारण है, जैसे कि हम देखिए तो 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, ये सभी कारण और भी रहे जिसके कारण भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता है। क्योंकि एक तरफ युद्ध चल रहा है और प्रोडक्शन इतना हो नहीं रहा, इसलिए खाने की भी समस्या है। लोगों की जनसंख्या ज्यादा है और उत्पादकता कम है। तो इस समय अगर हम देखें और साथ ही हम देखेंगे तो स्वतंत्र विदेश नीति भी नहीं अपना पा रहे थे। स्वतंत्र विदेश नीति क्यों नहीं अपना पा रहे थे, इसको समझते हैं। PL480, PL480 क्या था, तो ये एक लॉ था अमेरिका का। फूड फॉर पीस प्रोग्राम अमेरिका ने चलाया था और उसके लिए लॉ पास किया था। 1950 के दशक में अमेरिका ये प्रोग्राम चला रहा था जिसमें वो अनाज विकासशील देश जो या फिर कमजोर देश जो है उनको वो निर्यात करता था, और यही अनाज हम लोग भी लेते थे, PL480। पर क्या हुआ कि क्योंकि हम किसी भी देश से अनाज ले रहे हैं, मतलब अनाज के लिए हम उस पर निर्भर है, तो क्या हम एक स्वतंत्र विदेश नीति अपना पाएंगे? नहीं। मतलब हमको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा तो हमको कहीं ना कहीं जो है वो उस देश के बारे में सोचना पड़ेगा जहां से हम अनाज ले रहे हैं, उसका दबाव रहेगा हम पे इनडायरेक्टली। तो हम स्वतंत्र विदेश नीति अपना पा रहे थे नहीं, अपना पा रहे थे, तो ये भी एक कारण रहा हरित क्रांति लाने का। क्योंकि 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ तो उस समय उसके पहले तक अनाज हमको भेजा जा रहा था PL480 के तहत, और बहुत घटिया किस्म का अनाज था, पर फिर भी हम खरीद रहे थे क्योंकि हमारी आवश्यकता थी उस समय। पर अगर हम देखें तो 1965 का जब भारत पाक युद्ध हुआ तो अमेरिका ने उस जहाज को इंडिया आने से रोक दिया था। वो जहाज यहाँ इंडिया नहीं आया था उस समय। तब हमको ये रियलाइज हुआ कि हमको युद्ध तो कर ही रहे हैं हम उस समय, पर हमें ये रियलाइज हुआ था कि हमें एक स्वतंत्र विदेश नीति अगर चाहिए तो हमें जो है वो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा फूड प्रोडक्शन। तो ये भी एक कारण रहा भारत में हरित क्रांति लाने का। अगर हम देखें तो हरित क्रांति को समझते हैं कि क्या है हरित क्रांति, तो नई तकनीक और अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग जिससे कृषि उत्पादन बढ़े, वही है हरित क्रांति। हम सबसे पहले देखेंगे कि अमेरिका में अब ये जो हरित क्रांति है वो क्या थी या इसे किसने प्रारंभ किया था। तो एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के, नॉर्मन बोरलॉग। उन्हें एक जीन मिला था, नॉरिन, नॉरिन नाम का जीन मिला था। मैक्सिको गए थे और वहां पर उस जीन पर उन्होंने रिसर्च करी थी और नॉरिन टाइम जीन बनाया था। उस जीन का उपयोग करके, ये जो जीन है वो बोने गेहूं का जीन था। और बोनी गेहूं के जीन से जो है अगर हम देखें तो उसकी दो प्रजातियां थी और इंडिया में भी ये दोनों प्रजातियों को उगाया गया था। एक का नाम था लरमा रोजा और एक का नाम था सोनार 64। तो बोने गेहूं की जो है उसका जीन उन्होंने खोजा था। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हम विश्व में देखें कि हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग को ही माना जाता है। बोना गेहूं गेहूं जो था वो पर्यावरण के हिसाब से ज्यादा सही होता था उस समय, क्योंकि अगर हाइटेड गेहूं रहते हैं तो फिर वो क्या है, हवा के प्रेशर को उतना झेल नहीं पाते थे, नीचे गिर जाते थे, तो उत्पादकता उतनी अच्छी मिलती नहीं थी। और छोटे गेहूं, ये बोने गेहूं जो थे, इनका अगर हम देखें तो मैच्योरिटी पीरियड भी बहुत कम था। मतलब अगर हम देखें तो जल्दी उग जाते थे ये, तो किसान ज्यादा से ज्यादा फसल ले पाता था एक साल में अपनी। तो इसलिए भी जो है वो ये फायदेमंद था। आगे देखते हैं, भारत में अगर हम देखें तो इस जीन को लेके कौन आया था, तो MS स्वामीनाथन। तो भारत में इस प्रकार के जो बोने गेहूं की प्रजाति है उसको MS स्वामीनाथन जो है वो लेकर आए थे। इन्हें इसलिए भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है। अगर हम देखें तो एक नाम में लिखना इसमें भूल चुकी हूँ, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ये चिदम्बरम सुब्रमण्यम जो है वो उस टाइम पे फूड मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनका भी बहुत ज्यादा योगदान इसमें देखने को मिलता है। विश्व स्तर पर हम हरित क्रांति के प्रसार की बात करें तो मैक्सिको, क्योंकि मैक्सिको में ही वो जीन पर रिसर्च की थी, तो मैक्सिको की रॉक फेलर फाउंडेशन है उसने इसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा किया। और इसी को देखते हुए क्योंकि MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है तो इनको 1967 में तो पद्मश्री मिला, पर 9 फरवरी 2024 को इन्हें भारत रत्न मिला है।
ये इंपॉर्टेंट है कि 9 फरवरी 2024 को स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला है। ये एक फैक्ट है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो विलियम गॉड ने दिया था। आगे देखते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि क्यों हरित क्रांति भारत में लाई गई और हरित क्रांति थी क्या। पर उस हरित क्रांति में अब देखना है हमको कि क्या क्या कंपोनेंट्स थे, मतलब उस हरित क्रांति में क्या क्या किया गया। तो हाई यील्ड वैरायटीज यानी HYV ऑफ सीड्स, मतलब कि यहाँ पे उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग शुरू किया गया। इरिगेशन सर्विस एंड ग्राउंड वाटर, क्योंकि हमको पहले ही पता है, मैंने अभी बताया था कि सिंचाई की सुविधा थी नहीं, हम सीधे जो है वो मानसून पर ही डिपेंडेंट थे। हमको पता ही नहीं था कि सिंचाई कैसे की जाती है। तो ये तकनीकों का विकास हुआ। हमने फर्टिलाइजर का उपयोग करना शुरू करा। हमने जो है वो पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना, जो कीटनाशक होते हैं उसका प्रयोग शुरू करा। रूरल रोड्स एंड मार्केटिंग, ठीक है ना। तो उस समय क्योंकि अगर खेतों में आप उगा भी लोगे अनाज को, तो आप बाजार तक कैसे पहुंचाओगे, तो रोड्स वगैरह जो है वो बनने लगी थी। सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, और हमको पता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हम देखते ही हैं बैंकों में कि खेती के लिए या किसानों को दिया जाता है। इनको पहले जो है वो 40% लोन का दिया जाता है। तो सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट शुरू हो गया था। फार्म मैकेनाइजेशन, कृषि का यंत्रीकरण हो गया था। जैसे कि हम देखें तो HYV सीड्स में वही हमने देखा, लर्मा रोजा और सोनार 64, ये दोनों गेहूं के लिए थे। जबकि ताइचुंग जो है वो चावल की एक प्रजाति का बीज था। हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के लिए पंप सेट के माध्यम से भूजल का उपयोग किया जा रहा था। पहले ग्राउंड वाटर यूज नहीं होता था, पहले सिर्फ वर्षा के जल पर डिपेंडेंट थे। इसके बाद नहरों का निर्माण हो रहा था। विद्युतीकरण गांव में किया जा रहा था, जिससे कि वो सिंचाई कर पाए किसान। ट्यूबवेल वगैरह बनाए जा रहे थे। और हम इसके घटकों को देखेंगे तो उर्वरकों का प्रयोग हो रहा था, कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा था। कृषि यंत्रीकरण, तो पहले सिर्फ बैलों से जो है वो हला जा रहा था, अब ट्रैक्टर आ गए थे। थ्रेसर का उपयोग हो रहा था काटने के लिए फसलों को। कृषकों को ऋण आपूर्ति, अभी मैंने बताया कि कृषकों में 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत दिया जाता था। इसके अलावा हम देखेंगे स्टोरेज फैसिलिटी के लिए FCI वगैरह जो है उसका निर्माण किया गया। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, की भी किसानों को जो है अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो भी जाता है तो गवर्नमेंट खरीदेगी उसको। अगर मार्केट नहीं भी खरीदता है किसानों की फसल या कम दाम में खरीदता है, तो गवर्नमेंट एक प्राइस तय कर देती है जिसे बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि उस प्राइस पे तो गवर्नमेंट खरीदेगी उस फसल को। तो MSP शुरू करा गया। ग्रामीण सड़क निर्माण शुरू किया गया। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो ये सारे कंपोनेंट है हरित क्रांति के, ये हमें याद होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि ये हमने देख लिया कि हरित क्रांति की भारत में क्यों आवश्यकता थी, हरित क्रांति क्या थी, इसके जनक कौन कौन है, तो ये सब प्रीलिम्स के फैक्ट्स है। पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो हरित क्रांति है इसका प्रभाव क्या पड़ा, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक प्रभाव। तो हमको फूड सिक्योरिटी मिल गई थी। फूड सिक्योरिटी क्यों मिल गई थी, कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था वो ज्यादा हो रहा था। मतलब लोगों का पेट तो भरा जाए, जितनी हमारी जनसंख्या थी उसके अलावा भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा था, तो हम कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी मिल रही थी, हमको खाद्य सुरक्षा मिल रही थी। और इसलिए जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा था तो हम बफर बना पा रहे थे, ताकि अगर हम जब मुसीबत आए, जब कोई घटना हो जाए, जलवायु परिवर्तन के कारण कोई समस्या हो जाए, बारिश अच्छे से ना हो, प्रोडक्शन अच्छे से ना हो, तो हमारे पास उस समय के लिए जो है वो अनाज उपलब्ध हो, तो बफर बनाए जा रहे थे उस समय। इसके अलावा बफर बन गए थे, कृषकों की आय धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसके बाद कृषि निवेश में वृद्धि हो रही थी, क्योंकि उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही थी कृषकों को। निर्यात बढ़ रहा था क्योंकि एक्स्ट्रा अनाज हम उत्पादित कर पा रहे थे। स्वतंत्र विदेश नीति, क्योंकि हमको अब जो है वो भोजन के लिए, या फिर हम बोले कि अनाज के लिए हमें दूसरे देशों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा था। जैसे कि हमने देखा कि PL480 के लिए हम अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, तो वो नहीं होना पड़ रहा था। उद्योगों का भी विकास, क्योंकि अगर प्राथमिक क्षेत्र में कृषि डेवलप होगा तो उद्योग भी अपने आप डेवलप होंगे। तो ये तो सब सकारात्मक पॉइंट है। पर इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, कि ये सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहा। अगर हम देखेंगे तो हरित क्रांति में पंजाब, हरियाणा जैसे बड़े बड़े स्टेट जो है उनको तो बहुत ज्यादा फायदा मिला, और यहाँ के किसान फिर क्या हो गए, अमीर हो गए। बाकी जगह के किसान जो है वो उनकी तुलना में उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए, उतना ज्यादा जो है वो फिर हमको विषमता देखने को मिली, क्षेत्रीय विषमता। इसके अलावा केवल गेहूं और धान, तो हरित क्रांति क्या सिर्फ गेहूं और धान के लिए शुरू की गई थी, नहीं, और भी मक्का, ज्वार, बाजरा, तो और भी फसलों के लिए थी। पर सिर्फ गेहूं और धान के प्रोडक्शन बढ़ा, बाकी के प्रोडक्शन में इतना ज्यादा हमको वृद्धि देखने को नहीं मिली। इसके अलावा क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि पंजाब में जो भूमि है वो क्षारीय हो चुकी है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो ग्राउंड वाटर का प्रयोग होने लगा था। भूमिगत जल जो है वो इतना ज्यादा प्रयोग हुआ कि उसमें कमी आने लग गई, मिट्टी की उर्वरता में कमी आने लग गई। और यही सभी नकारात्मक कारक जो है वो आज भी हमको देखने को मिल रहे हैं। और इसी के आधार या इसी को देखते हुए जो है इसका परिणाम क्या निकलेगा, कि दूसरी हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या कारण रहे द्वितीय हरित क्रांति के, और फिर उसमें क्या क्या जो है वो रणनीतियां अपनाई जाएगी। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।